बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स एंड क्रिटिसिज़्म का बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने आज एक इन माय ओपिनियन पाकिस्तान के जो उभरते हुए वन ऑफ द ब्रिलियंट यंग इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान अली खिज़र को दावत दी है। अली, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आपका बुलाने का और मुझे मौका दिया कि आपसे बात कर सकूं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। अली, हम चाहते यही हैं कि जो जो यंग हैं, और माशाल्लाह मैं आपका बैकग्राउंड देख रहा था, आप बिज़नेस रिकॉर्डर में हेड ऑफ रिसर्च हैं, बड़ी ज़बरदस्त नाज़रीन इनके आर्टिकल्स आते हैं बिज़नेस रिकॉर्डर में। अगर आपने एक आसान तरीके से समझना हो कि पाकिस्तान की माशी हालात क्या हैं और उसके साथ वो समाजी पहलू भी लेके आते हैं, ज़रूर देखिएगा। और ये इंटरेस्टिंगली इंजीनियर भी हैं बाय ट्रेनिंग और इकोनॉमिस्ट भी हैं बाय ट्रेनिंग, और बहुत बड़ा इन्होंने एसेट मैनेजमेंट फंड्स के साथ काम किया। तो अली खिज़र साहब कम्स विद अ लॉट ऑफ हेवी वेट, और एक इनकी इनकी बात में बहुत वजन है, जो आजकल के बिल्कुल तबाही और बर्बादी हुई हुई हमारी मईशत की। तो अली साहब, स्ट्रेट इनटू द प्रोग्राम, ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये हमारा वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के साथ एसएलए फंसा हुआ है, ये क्या इस वक्त तक सिचुएशन क्या है यहाँ पर? देखिए जी, इस वक्त सिचुएशन इस वक्त इस तरह है कि आईएमएफ अपनी जो रिक्वायरमेंट्स लेके आया, जब पॉलिसी लेवल पे जो उनको जिस तरह की कंडीशन चाहिए थी, जिसमें कि फिजिकल डेफिसिट इतना होना चाहिए, आपका सर्कुलेटेड एनर्जी का इतना होना चाहिए और आपका जो है वो एक्सचेंज रेट इतना होना चाहिए और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए। तो उसके लिए जो टैक्सेस लगाने थे, जो बिजली की कीमतें बढ़ानी थी, जो गैस की कीमतें बढ़ानी थी, और आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने थे और अब कुछ और बढ़ाने, करेंसी एडजस्ट करनी थी, वो सब आपने कर दिया है। अब इसके बाद जिस तरह से आपने किया है वो एक अलग बात है कि आपने बहुत महीने ज़ाया करके चीज़ों को किया है। जो 4 महीने पहले ये काम हो जाना चाहिए था अक्टूबर के अंदर, वो आपने फरवरी में जाके किया। अब मार्च के अंदर अब एक रिक्वायरमेंट रह गई है कि आईएमएफ का जो डेट सस्टेनेबिलिटी का एक फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क के अंदर चूंकि आपके एक सर्टेन लेवल ऑफ रिजर्व्स होंगे, तो जो आपकी रीपेमेंट है वो आप आराम से मीट कर सकते हैं कि आपने जो लोन की रीपेमेंट करनी है, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट होना है उसकी पेमेंट करनी है आपने, वो आप आराम से कर सकेंगे। उसके लिए आपकी सर्टेन लेवल रिजर्व हो, जैसे कि आपके घर के खर्चे होते हैं तो आपके बैंक में कुछ पैसे होंगे तो आप कर सकेंगे, फिर ही आपको कुछ सपोर्ट करेगा। अब आपकी बात यह कि आपके पास इस वक्त $4 अरब के रिजर्व पड़े हैं। बिल्कुल आपने इंपोर्ट्स को रोक के रखा हुआ है, आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, जिसकी एक अपनी इम्प्लीकेशन है वहां पे। अब जब तक रिजर्व को 10-11 बिलियन तक नहीं आते, तो उस वक्त तक आप इससे नहीं निकलते। आईएमएफ पहले 16 बिलियन की बात करता था, 10-11 की करता है। अब इसके अंदर जो आपने रीपेमेंट करनी है और जो कमिटमेंट है, उसमें $6 अरब का गैप है। वो $6 अरब की आईएमएफ कहता है कमिटमेंट लेके आओ। वो आपने कहा आपको सऊदी अरब वो कमिटमेंट देगा, वो आपको यूएई देगा, वो आपको कतर देगा। अब जो आपने आईएमएफ को लिख के दिया ये, तो आईएमएफ आप जाकर सऊदी अरब से पूछता है तो वो कहता है कि हम तो ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, हम तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, वो भी पैसे लाओ। अगर वो पैसे नहीं आते तो आईएमएफ कहता है कि भाई मैं एसएलए कर भी देता हूँ, मैं 1 बिलियन इसको दे भी देता हूँ, और थोड़े बहुत वर्ल्ड बैंक वगैरह के पैसे आ भी जाते हैं, फिर भी आप सस्टेनेबल नहीं है जून के आगे, फिर भी आप डिफॉल्ट के धाने पे जाएंगे, फिर भी आपको डेट रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अनलेस कि आप अपने रिजर्व्स को बिल्ड करें तो आप डेट सस्टेनेबिलिटी के फ्रेमवर्क में आते हैं, अदरवाइज आपका प्रोग्राम मुश्किल है। तो वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? वो हमारे दोस्तों की हेल्प पे डिपेंडेंट है। अब अगला सवाल आपका क्या हो सकता है कि दोस्तों की इधर जरा इधर मैं रुकूं थोड़ा सा, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब ये है कि उन्होंने पहले में कहा था जी $16 अरब तक आप लेके जाएं अपने ये जो एक्सचेंज रिजर्व है, तो तब हम ये $1.2 बिलियन रिलीज करेंगे। अब उन्होंने एक उसको आके कम कर दिया $11 अरब तक। एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने अब गैप है 6 बिलियन का। 4-5 हमारे पास आ चुके हैं, है वो चाइना के ये 6 बिलियन की वो गारंटी मांग रहे हैं कि जी ये आप हमें ला के दिखाएं, जब आपका 11 बिलियन हो जाएगा फिर हम 1 बिलियन करेंगे, इसलिए कि अगर आपने नहीं लाए तो हमें नहीं यकीन कि आप ये पैसे वापस दे सकेंगे। यही है सिंपली। बिल्कुल यही है, बिल्कुल ठीक है, ये सब। बहुत अच्छा। तो अब उन्होंने कहा है कि जी 6 बिलियन लेके दिखाओ हमें, अगर आपके अकाउंट में पैसे इतने पड़े हैं तो हम ये 1 बिलियन करें। चले जी आगे चलते हैं। जी जी खिजर साहब।
हाँ, अब आगे सवाल ये है कि भई ये आपके दोस्त ममालिक जो हैं, जिनसे आप बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे? वो आपको पैसे हुँ, क्यों नहीं दे रहे? अब हुँ, सवाल ये है कि अगर आप अपने उस पॉलिसी के फ्रेमवर्क पे जो आईएमएफ कहता है, उस पे आप चल रहे हैं, हुँ, जो कि कंडीशन होती है कि भई ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है इससे। हुँ, आप हुँ, उस पे चल रहे हैं, आईएमएफ उसको कह रहे हैं, हाँ जी, ये इनकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो फिर आप क्यों पैसे नहीं दे रहे? क्या हुँ, वजह है इसकी? क्या इसके बारे में पॉलिटिकल आपकी स्टेबिलिटी का कोई लिंक है? कि इस वक़्त आपके मुल्क के अंदर इतना चार्ज्ड अप क्राउड है और इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी एम्प्लॉयमेंट गिरी हुई है, उस पे आप सर्टेन कमिटमेंट्स करते हैं, लेकिन आप जब तक आप आपकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी, एक 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 पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी, तो क्या आप वो स्टेप ले सकेंगे? क्या इसको सस्टेन कर सकेंगे? क्या जून के बाद जो अगले 2 साल में आपने 25 अरब डॉलर की रीपेमेंट करनी है 1 साल में, फिर उससे अगले साल 10 अरब की रोल ओवर हर साल करना है, वो आप कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे तो फिर आपका डेट रिस्ट्रक्चर होगा। आप उसको रिस्ट्रक्चर करें या आप अपने घर को ठीक करें। अब ये हुँ, घर को ठीक करना तो है कि भई एक टेबल पे आ जाएँ पॉलिटिकल पार्टीज़, एक इलेक्शन की डेट डिसाइड हो, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हो और उस पे चल पड़ें। ऐसी सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही। तो आप मुझे बताइए, आप सऊदी अरब हो, आप पाकिस्तान के हुँ, हालात देख के इस वक़्त पैसे हुँ। देंगे? अच्छा, अच्छा, अब सब तो बेसिकली आपके जो दोस्त है सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कुवैत, कतर ये वो, ये कह रहे हैं कि यार हम पैसे देंगे लेकिन इन लोगों ने अपना घर को ठीक नहीं करना। ये इसी तरह लड़ाई झगड़ा रहेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी और ये भी जो हमारा पैसा है ये भी डूब जाएगा। जिस तरह पिछला रोल ओवर कराए। यही है ना बेसिकली? बिल्कुल, यही है, बेसिकली यही बात है। और चीन जो है, चीन का इसमें क्या रोल है खिज़र भाई? देखिए, चीन तो आपको आपकी हेल्प कर रहा है जितनी कर रहा है। चीन ने अपना सेफ डिपॉज़िट है $2 बिलियन का वो रोल ओवर करना है। फिर वो भी बात कह रहे थे कि सागडर साहब की भी कि $500 मिलियन और आ रहे हैं, फिर 1.3 और आ चुका है। तो चीन वो जो अपनी अमाउंट है वो तो लेता रहेगा। न यानी कि जो चीन ने रोल ओवर करना है, जो उसकी कमिटमेंट है वो करता रहेगा। चीन नया पैसा चीन भी नहीं दे रहा है आपको। और चीन अ, साथ ये कहता है कि मेरे जो 1.5 बिलियन फँसे हुए हैं आईपीपीज़ के वो भी मुझे निकाल के दो। ठीक है ना? ओह तो हो, चीन तो हो! अपने अच्छा, एक अच्छा। अंदाज़े से कर रहा है। लेकिन लेकिन आप ये देखिए वो चीन अब ये है कि आप थोड़ा चीन से अमेरिका की साइड पे गए थे, अब आप लग रहा है दोबारा चीन की साइड पे आ रहे हैं। एक तो आपका भी हुँ, दीन-ईमान नहीं है ना, आपको अपनी हुँ, आपको एक लाइन रख के लेके चलें, एक बैलेंस चीज़ लेके चलें। तो आपको अमेरिका भी चाहिए, आपकी सारी एक्सपोर्ट्स जो है वो अमेरिका में और जो यूरोप में होती है, आपकी सारी रेमिटेंसेस मिडल ईस्ट से या अमेरिका, यूरोप से आती हैं। ठीक है जी। और आप आपको जो सपोर्ट जब आपको पावर प्लांट और ये सारे कुछ दिए थे और आपको आपको रीजन के अंदर जो आपका एलाय बनता है वो चाइना बनता है। तो आपको अपने रिलेशनशिप दोनों से सँभाल के रखनी है। आप एक तरफ से दूसरी तरफ ये हूवर नहीं कर सकते। आपको एक सीधे रास्ते पे चलना है। पता चलता है कि अमेरिका से मेरा ये ताल्लुक है, चाइना से मेरा ये ताल्लुक है और मैंने इस ताल्लुक को कैसे बैलेंस रखना है। वो हम बैलेंस नहीं हुँ। कर पा रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है। तो अली साहब ये चाइना ने बिल्कुल एक तो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैलेंसिंग नहीं हो सकी है, इस पे भी मैं सवाल करूँगा। इस वक़्त चीन ने 1.2 बिलियन डॉलर का जो उनका लोन था वो रोल ओवर कर दिया जो 2 बैंक के लोन थे और एक उसका 1 बिलियन डॉलर जो उसको आईपीपीज़ का देना है वो अभी तक नहीं मिला। वो कह रहा है मेरे भाई ये तो वापस करो। एक ये बात हो गई। तो चीन के साथ फिर से कोई पैसा नहीं आने की उम्मीद, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत के आने से नहीं उम्मीद इसलिए कि इसहाक डार ने आज ही बयान दिया है कि जी वो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ इंतजार कर रहे हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ कमिटमेंट कि जब तक वहां से पैसा नहीं आएगा इन मुल्कों से हम आपको नहीं देंगे। तो अगर ये सब नहीं आता तो क्या होगा अली साहब? नहीं आता तो क्या होगा? नहीं आएगा तो ये होगा कि जी हम अपनी लोन की रीपेमेंट करना रुक जाएँगे। हमारे पास 4 बिलियन के रिज़र्व है और अगर हमारे पास पैसे आते नहीं हैं, तो हमारी लोन प्रीपेमेंट जब ज़्यादा होने लग जाएगी और हमारे रिज़र्व इतने गिर जाएँगे कि हमने बिल्कुल अपनी कुछ ज़रूरी इम्पोर्ट तो करनी है, फिर हम उससे क्या होंगे, हम अपनी लोन रीपेमेंट बंद कर देंगे। जब हम अपनी लोन रीपेमेंट बंद कर देंगे, तो एक ऑफ़िशियली आप डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। ओके। जब आप ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर आपकी जो इम्पोर्ट्स होती हैं उसके अंदर आपको इम्पोर्ट्स पता है किस तरह होती है? आप इम्पोर्ट्स करते हैं एक आप अपने बैंक को जाते हैं, वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू होता है जो बाहर का जहाँ बैंक जिस मुल्क से आप मँगवा रहे हैं वो उसकी कन्फर्मेशन देता है। उसके बेस में वो इम्पोर्ट आती है, प्रोडक्ट आता है, फिर आपकी पेमेंट होती है।
तो जब आपका मुल्क ही डिफ़ॉल्ट कर गया, तो आपकी एलसी डिफ़ॉल्ट करेगी, तो आपकी कोई एलसी कंफर्म नहीं होगी। फिर आपको जो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, उसकी पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा। मोस्ट ऑफ द केसेस पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, जो क्रेडिट आपका आपको खत्म हो जाएगा। बाहर से जो आपको बाकी माल हाँ, भेजेगा वो कहेगा पहले मुझे 100% पेमेंट करो, फिर मैं माल हाँ। भेजूंगा आपको। अच्छा। हाँ, कुछ इस तरह की सूरत-हाल शुरू हो जाएगी। आपकी इम्पोर्ट्स बहुत कम हो जाएँगी। आपके यहाँ पेट्रोल शॉर्ट होना लग जाएगा। आपके यहाँ बिजली शॉर्ट होने लग जाएगी। आपके यहाँ 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होगी। आपके यहाँ पेट्रोल की लाइनें लगेगी। आपकी एक से एक करती इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। आपकी गाड़ियों की और इंजीनियरिंग की आपने इंडस्ट्री को सबसे पहले धक्का दिया, उसके बाद केमिकल्स की इंडस्ट्री, और अब बहुत सारी प्लास्टिक और बहुत सारी और इंडस्ट्री जो है वो बहुत थोड़ी हो रही है। टेक्सटाइल जो आपकी एक्सपोर्ट है, उसमें भी बड़ा हिट आया हुआ है इस वक़्त, क्योंकि आपने उसके जो टैरिफ्स हैं वो बहुत बढ़ा दिए हुए हैं। वो एक अलग इश्यू चल रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, और हर चीज़ की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक वक़्त आए कि आपकी खाने की भी शॉर्टेज हो सके, जो अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन वो सूरत-ए-हाल नहीं, लेकिन एक पेट्रोल की जब शॉर्टेज होगी, तो आपकी पूरे मुल्क की सप्लाई चेन इफ़ेक्ट हो जाएगी। और लोगों की नौकरियां जाएंगी, फिर आपके बिजली के बिल भी बहुत ज्यादा आएंगे और बिजली भी कम आएगी। तो और फिर हर चीज ब्लैक में होनी शुरू हो जाएगी। और आप फिर एक इस तरह की सिचुएशन से कुछ 6, 8, 10, 12 महीने गुजारेंगे। आप इसके दौरान आप क्या करेंगे, आप एक डेट कंसल्टेंट हायर करेंगे कि जो आपका डेट को रिस्ट्रक्चर करे। वो डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए आपके जो लेंडर्स हैं, जिसमें आईएमएफ है, जो जो उसके थ्रू उसको साथ लेते हुए वर्ल्ड बैंक है, फिर आपके बायलैटरल पेरिस क्लब के हैं, चाइना है, सऊदी अरब है, इन सब से बात होगी। फिर सबके साथ ये होगी, ट्रीटमेंट होगी कि हेयर कट कितना लेना है, क्या करना है। हेयर उसमें कट का अगर आप मतलब है एक कि हेयर कट का मतलब है कि आपने अपना जो उधार है वो कितना कम हो जाएगा। मतलब 100 रुपए है तो आप 80 रुपए लें, आप 60 रुपए लें, आपको 70 देंगे। ये मतलब है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा अच्छा। ही है, बिल्कुल ऐसा अच्छा। ही है। फिर ये है कि रीपेमेंट आप इतने सालों के बाद करेंगे, इतना लोन माफ हो जाएगा, वो सारी चीजें होंगी। फिर एक क्रेडिटर दूसरे से बात करेगा, फिर चाइना की आईएमएफ की बात होगी, फिर अमेरिका आईएमएफ, चाइना आईएमएफ, वो जो एक वो एक एक वो आपस की वो चलेगी, इनकी जो भी एक थोड़ी सी टेंशन है। श्रीलंका में ये सब कुछ हो रहा है, वहां पे 9 महीने हो गए हैं इस चीज को होते हुए, अभी तक चीजें नहीं हो सकी। फिर वो कहेंगे डोमेस्टिक डेट को रिस्ट्रक्चर करें। यहाँ की आपकी इकोनॉमी में डॉलराइजेशन होगी। आपकी इकोनॉमी के अंदर इंतहाई वो जो होती है ना, एंग्जाइटी बिल्ट हो जाएगी, ब्लैक में सारी चीजें आएंगी, रेमिटेंसेस जो जो बाहर से पकड़ेगा, हुंडिया वाला से चीजें आ रही होंगी। तो एक अजीब ही किस्म का बेहंगम सा सिलसिला होगा, और बड़ी तकलीफ के बाद कुछ 1.5 साल बाद हम फिर अपने डेट रिस्ट्रक्चर करके आईएमएफ प्रोग्राम पे जाएंगे, जहां पे इस वक्त हैं और आज से 1 साल पहले थे। जो 1 साल हमने ओहो। ज़ाया किया और तकलीफ दी है, इससे ज़्यादा तकलीफ अगले 1.5 साल और देंगे, और फिर जाएँगे और मुल्क को 5-10 साल पीछे बड़े आराम से आ जाएगा। ओए तो होए बड़ी होए। खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। ओए होए। सो अली साहब, ये एक तो खैर ये माशी जो आपने तबाही का बताया है, लेकिन जो ये समाजी तबाही होगी, जो ये बेरोजगारी होगी, जो ये ब्लैक में चीजें होंगी, इससे तो एक ऑनेस्टली मैं एज अ जियो पोलिटिकल एनालिस्ट देखता हूँ कि ये तो एक एनार्की किस्म की सेमी एनार्की फैल जाएगी। लोग ये चोर, क्रिमिनल और ये कानून मतलब ये तो एक सोशल एक धमाका हो जाएगा। आप अभी देखें कि पॉलिटिकल चार्ज अप की वजह से जो पोलैरिटी है मुल्क के अंदर, जो किस तरह से एक लोग आपस में किस तरह से एक तसादुम में खड़े हैं, फिर मुल्क के हम्म। सारे इंस्टीट्यूशन और लोग किस तरह तसादुम में खड़े हैं। तो एक वो हम्म। मिसट्रस्ट और एक हेट्रेड तो ऑलरेडी डेवलप हुआ हुआ है, और उसमें ये आपकी जो इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, आपको पता है जो इस वक्त इन्फ्लेशन 40% से ऊपर की आपकी फूड इन्फ्लेशन है, आपकी 30% से ऊपर आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन है। ये इन्फ्लेशन आपकी ऑल टाइम हाई है ऑलरेडी। पाकिस्तान ने अपनी 75 साल जिंदगी में इस तरह की इन्फ्लेशन ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं की है। वो इन्फ्लेशन हिट कर रही है, वो हिट कर रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रिएक्शन नजर आ रहा है, और वो बिल्टअप करेगा तो रिएक्शन तो और भी नजर आएगा। तो ये बड़े खतरनाक सूरत है। इस वजह से ये पॉलिटिकल एक सोल्यूशन ला के आपको चल के इसको तरीके से करना है। अगर आपने रिस्ट्रक्चर भी करना है तो तरीके से करें,
ठीक है, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आप बैठे, आप मुल्क में एक अपने आप को संभाले, इकट्ठे बैठे हो, कहें जी हम अपना डेट रिस्ट्रक्चर करना है, हमने ये रिफॉर्म करनी है, हमने इस तरह करनी है, ओके ये आपकी पार्टी है, वो आपकी पार्टी है, फैसला करते हैं कि हमने ये काम करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अब वो करें। करें, किस चीज हम्म। का इंतजार कर रही हैं? पिछले 1.5 साल से आपने इतना जाया किया है जो टाइम, और जितनी आपने इस मुल्क के साथ जिस मुल्क को जिस नेज पे ले आए हैं आप, इसमें सब लोग बराबर के शरीक किरदार हैं। ये किस तरह हो रहा है? आप लोग के लीडर्स हैं इस मुल्क के, आप इसकी एस्टेब्लिशमेंट है, आप इसकी हुकूमत है, आप सबसे पॉपुलर लीडर हैं, आप सब अपनी चीजों को लेके चल रहे हैं। ये मुल्क के अंदर जो इसमें 220 मिलियन लोग हैं, उनकी जो रोजगार है, उनकी जो जिंदगी है, उनके जो बच्चों का फ्यूचर है, उसके बारे में भी तो देखें ना कोई आप लोग सब। ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है इस मुल्क के लोगों के साथ। अली, आई और ये कैन मिडिल अंडर। क्लास जो है ना, हम्म। मिडिल क्लास में से लोग नहीं है इस वक्त, जो सारे रूलिंग में है, वो उसमें से मिडिल क्लास की नहीं है। और मिडिल क्लास ये जो कर रही है ना, इसको सामने आना चाहिए मेरे ख्याल में। तो एक पॉलिटिकल शऊर इमरान खान ने दे दिया है हम्म। गवर्नेंस के लिए, उसके लिए लोग आने चाहिए, वो अभी नजर नहीं आते वहां पे। तो तो अली, ये मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। चूंकि मैं चेंज मैनेजमेंट का कंसल्टेंट हूं ना, हम वो इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन देखते हैं कि जब ये चीज होगी तो उसके बाद माइलस्टोन्स क्या होंगे। तो अब मैं एक मैं आता हूं, एक ये तो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो देखा कि जी कोई पैसे नहीं देगा। तो ये जो आप बहुत ही एक हौलनाक सिनारियो हमने देखा है। मैं एक बेस्ट केस सिनारियो पे आता हूं। बेस्ट केस सिनारियो ये है कि अगले हफ्ते इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है कि जी इलेक्शन सारे हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर मई में या जून में। मैं एक एक मफरूजा दे रहा हूं आपको एज एन इकोनॉमिस्ट। जून में जी इलेक्शन हो रहे हैं, पूरे मुल्क में हो रहे हैं, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के। तो अब बताइए उस अनाउंसमेंट से क्या इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीली आएगी? आया हमारे जो ये सऊदी अरेबिया चार पांच जो लोग हैं, ये हमें कमिटमेंट दे देंगे, या वो इलेक्शन का इंतजार करेंगे और उसके बाद देंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। अब ज़रा एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो को हम देखते हैं। हम्म। हमने एक पेसिमिस्टिक और एक हमने बुरा सिनेरियो तो देख लिया। हम्म। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो के अंदर हम इस तरह से इसको देखते हैं कि जी आपके मुल्क में एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, जो आपने बताया कि इलेक्शन वगैरह की डेट अनाउंस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। और हम्म। उसके बाद ये होता है कि आप एक जो भी हुकूमत आती है, वो आईएमएफ के साथ कहती है हम सही मानों में हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। हमारे सही मानों में रिफॉर्म्स का क्या चीज़ है कि मैं पहले मोटी बात कहूंगा, आपको फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है। फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने हैं। टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे तो आपके मुल्क की सेविंग्स बढ़ेगी, उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और उसकी वजह से जो इम्पोर्ट पे प्रेशर कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अब वो होगा कैसे, मैं उसको आम अल्फाज में बताता हूँ कि हम्म। आपके पिछले 20 साल के अंदर आपके मुल्क में जो एक नई इकोनॉमिक क्लास राइज की है ना, वो राइज जो की है ना, उसकी इनकम जो आई है, या तो वो रियल एस्टेट के पैसों से आई है, उसने रियलाइजेशन की है गेम की, उधर से आई है, वहां से वेल्थ उसकी बनी है। और दूसरा ये है कि वो रिटेल ट्रेड, कोई दुकान चलाता है, कोई छोटा मोटा आपका सर्विसेज का इस तरह का कारोबार चलता है, कोई होलसेल का काम करता है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई डॉक्टर की दुकान चलाता है, कोई वकील की दुकान चलाता है, कोई कंसल्टिंग करता है। ये सारे जो हैं, इन 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 लोगों की दुकानों से जो आए हैं, वो रिप्राइज करके आए हैं। अब ये लोग जो है टैक्स बहुत कम देते हैं, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। अगर एक 20 लाख रुपया एक डॉक्टर बनाता है तो वो क्या टैक्स देता है? 50,000 लाख रुपया टैक्स देता होगा, जो विदहोल्ड हो जाता है जगहों पे। आप हम्म। 20 लाख रुपया एक एक एंग्रो के अंदर जो उनका सीएफओ कमाता होगा, तो वो 6 लाख रुपया टैक्स देता है। ठीक है जी। तो एक बहुत बड़ा फर्क है। अब वो जो 6 लाख, या वो दुकानदार 50-50 लाख भी कमाते हैं, और वो टैक्स हम्म। को उसका कुछ भी नहीं देते। वो जब वो सारे जब ऊपर जाते हैं, उनकी कंजम्पशन रही, उनके डीएचए में घर आए, उन्होंने फॉर्चूनर प्राडो गाड़ियां ली, उन्होंने अपने वो दुबई के, अमेरिका के, यूरोप के ट्रिप करने शुरू किए, उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ने लग गए। वो सारी जो वो कंजम्पशन है, वो उस क्लास में ग्रो की है, लेकिन उसने टैक्स नहीं दिया। जब आप उससे टैक्स कराएंगे तो उसकी हम्म। कंजम्पशन लेवल नीचे आएगी। वो हम्म। रोएगा, चीखें निकलेंगी, उसका हम्म। कंजम्पशन लेवल नीचे आएगा। वो कंजम्पशन लेवल नीचे आएगी तो वो उससे जो इंपोर्ट प्रेशर है, वो कम होगा, और हम्म। उस टैक्स से आपका फिजिकल साइड आपकी बढ़ेगी, आपका ठीक है। रेवेन्यू बढ़ेगा, डेफिसिट ठीक है। कम होगा। ठीक ठीक है, है। तो और वहां से ये जो है करंट अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। फिर आप ठीक। रियल स्टेट और इस तरह के जो कामों की पे टैक्स लगाएंगे, तो ये काम इतने लुक्रेटिव नहीं रहेंगे।
अब मैन्युफैक्चरिंग के टैक्सेस को इनको बराबर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे लोग जाएंगे, फिर एक्सपोर्ट की हम्म तरफ आएंगे, रिफंड के तरीकों से निकलेंगे, विद हम्म होल्डिंग के जंगल से निकलेंगे। आप डायरेक्ट हम्म सिंपल टैक्सेशन करेंगे ताकि कोई एसएमई को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसका रिफंड की ना मसला हो। फिर बिजली हम्म की कीमतों में इस वक्त आपकी बिजली जो बनती है वो 20 रुपए की बनती है, हम्म लेट्स से जो फ्यूल कॉस्ट और उसमें सारी वो जो ट्रांसमिशन और उसकी कॉस्ट में डालते तो 20 रुपए की बनती है। हम्म बट बिजली के अंदर फिर आप क्या हो रहा है कि आपने जो गरीब है उसको आपने वो 12 रुपए की बिजली देनी है, 16 रुपए की बिजली देनी है, ठीक है। वो 8 रुपए आपने बाकियों से रिकवर करनी है। फिर आपकी जो है लॉसेस है वो आपने रिकवरी जो है जो 100% होनी चाहिए वो आपकी 90% रिकवरी होती है, वो 10% आपने किसी से भरनी है। हम्म फिर आपके जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो ज्यादा होती है, वो आपने किसी से भरना है। वो भरते भरते जब करते हैं तो जो 20 रुपए की बिजली है वो बट जब आपको टेक्सटाइल वाले को मिलती है वो 40 रुपए की मिलती है। जब उसको वापस 20 की कहते हैं तो आप कहते हैं इसको सब्सिडी दे रहे हैं। तो सब्सिडी हम्म तो नहीं है भाई, ये तो बड़ी लूज टर्म है। ये तो दूसरों हम्म की इनएफिशिएंसी आपने थोपी हुई है वो उससे निकाल दे, उसको जो कॉस्ट पड़ती है उस पे दे। इस तरह की चीजों को आपने ठीक करना है, गैस के सेक्टर को ठीक करना है। जब आप इस तरफ ये सारी चीजें करेंगे तो आपके मुल्क में, मैं वापस आता हूँ कि आपके मुल्क में 20 अरब डॉलर चाहिए अगले 3 साल में। आपके अगले 2 साल 3 साल की मैं मोटा मोटा आपको हिसाब कर रहा हूँ, जो डेट रिक्वायरमेंट है, आप करंट अकाउंट मैनेज करें तो रिजर्व्स को मैनेज करें, 20 अरब डॉलर चाहिए। 220 बीस अरब बिलियन डॉलर आपको चाहिए किस चीज के लिए? कोई भी इन्वेस्टमेंट दे दे, लॉन्ग टर्म लोन दे दे, बीस अच्छा अरब अच्छा। डॉलर चाहिए। मैं ऑप्टिमिस्टिक सिनारी बता रहा हूँ। इस मुल्क के अंदर मतलब एक आप वहां पे स्टार्टअप जो होते हैं, अच्छे स्टार्टअप जो है वो कई कई अरब उठा जाते हैं। ये मैं समझ गया। 220 मिलियन का मुल्क है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगा है, लेकिन इस मुल्क में नीयत हो आपकी काम करने की, आप ठीक हो तो 20 अरब डॉलर। मैं बताता हूँ आपको, सऊदी अरब, यूएई, कतर, चाइना, अमेरिका सब ला के डालेंगे। ठीक है जी, ये करें। थोड़ा हम्म थोड़ा 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 अपना शटर खोले, आप इंडिया से ट्रेड खोले, हम्म वो एक आपको फ्लो आएगा इंडिया से जबरदस्त, आपको स्पिल ओवर आएगा ये सारा कुछ। बट इंडिया का ट्रेड, चले मैं जरा ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा हो रहा हूँ, इसको आप अभी छोड़ देंगे शायद ना हो। बाकी चीजें आप करें, बाकी चीजें जब आप करेंगे तो हम्म उससे उससे अगर वो 20 अरब डॉलर आ जाती है तो आपको आपको अगले 1.5 2 साल में आप अपने क्राइसिस से निकल आएंगे और आप एक एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ में निकल जाएंगे, और आपकी फिर इन्फ्लेशन भी नीचे चली जाएगी, ग्रोथ ऊपर चली जाएगी। लेकिन 2 साल फिर भी मुश्किल रहेंगे, डेढ़ हम्म। 2 साल मुश्किल रहेंगे नॉर्मलाइज होने में। लेकिन ये एक अच्छा सिनारियो है, ये सिनारियो आप अगर आप कर लेते हो जाता है, वरना दूसरा सिनारियो है। तो अली साहब ये तो दोनों सिनारियों में 1.5 2 साल लगेंगे, लेकिन पहला वाला सिनारियो की सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि जून में इलेक्शन डेट अनाउंस हो और 1.5 2 साल की एक मुश्किल आप रास्ते से चलते हुए आपको आगे एक बहुत अच्छा हसीन बाग इंशाल्लाह फलता फूलता नजर आएगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो 1.5 2 साल में ये मुल्क राख हो जाएगा, तकरीबन तकरीबन जिस तरह कम से कम माशी और समाजी तौर पर हो जाएगा, ये आप कह रहे हैं। मैं समाजी की तो बात तो नहीं कर सकता, माशी मैं कह रहा हूँ कि 10 साल पीछे चला जाएगा कम से कम। और ये इसको ठीक होने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे, नॉर्मलाइज होने में 10 साल भी, 15 साल पीछे चला जाएगा। आपकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपके अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर बड़े दरारें आ जाएंगी, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा बड़ा मसला हो जाएगा। बट वो उफ। डिसरप्शन के बाद फिर कब उठेगा, कितना उठेगा, वो कई लोग कहते हैं ना रॉक बॉटम से राइज करेगा, मैं कहता हूँ आपको क्या पता रॉक बॉटम की तरह। क्या वो मैं एक अली साहब मैं एक यहाँ इराकी से बात कर रहा था, वो उसने भी इसी तरह अपनी दुकान निकाली है। मैंने कहा यार इराक कभी ठीक होगा? तो वो एक सामने उसके एक वुडन एक ब्लॉक पड़ा हुआ था। मुझे कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू बर्न दिस वुडन ब्लॉक, इस आग को जब आग लगा दो लकड़ी को क्या हो जाता है? मैंने कहा वो कोयला बन जाता है। कहता है कोयला बन चुके हैं, कोयला कभी वापस लकड़ी बनाए? रियली? कहता है इराक अब कभी ठीक नहीं हो सकता। तो आप जो सिनारियो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, मुझे तो वही लग रहा है कि जैसे ही हमारी मईशत जो है वो कोयला बन जाएगी, फिर उसको वो अब वो वापस लकड़ी पता नहीं बन सकेगी कि नहीं बन सकेगी। तो ये जी जी प्लीज। मेरे ख्याल में शायद इस तरह की सूरत हाल ना हो, थोड़ा बेहतर हालात हो जाए, लेकिन हमें अपने आप को, लेकिन जिस तरह से हम अपना अपना हैंडल कर रहे हैं ना पिछले 12 18 महीने से,
बहुत गलत हैंडल कर रही हैं, बहुत गलत हैंडल कर रही हैं और इसमें सब कसूरवार हैं। और अच्छा, ये मतलब हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। तो अरे गो बैक 18 मंथ्स पहले जो है ये हुकूमत जिसकी थी, इमरान की पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने क्या गलती की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी आपके नजर में? देखिए, पहले मैं आपको मई 2021 में लेके जाता हूँ। मई मई 2000 2021, 2 साल, मई तकरीबन दो 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले मई 2021 के अंदर जब ये हफीज शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और एमआईएम प्रोग्राम में गए थे और एक हमें 1-2 साल अभी और उसके गुजारने थे चीज़ों को, हमें ये सारे डेट के इस मसले से निकलना था, फिर हमें ग्रोथ की तरफ सोचना था। उस वक़्त हम इमरान खान साहब ने कहा कि भई उन्होंने शौकत तरीन को बुलाया, उन्होंने कहा कि भई मैं तुम्हें देता हूँ दिसंबर 2022 तक का वक़्त। और हमें इलेक्शन में हम जल्दी चले जाएँगे और मुझे ग्रोथ दिखा दो। कोविड उस वक़्त के बाद जो है वो आपका करंट अकाउंट भी बेहतर था, थोड़ा-सा आईएमएफ भी आसान हुआ था, कीमतें भी दुनिया में चीज़ों की नीचे थी, तो उन्होंने कहा ये कर दो। वो आए, उन्होंने एक बजट दिया जिसमें बजट में बहुत सारा उन्होंने लूज़ जो है ना वो चीज़ें दी, लूज़ फिस्कल पॉलिसी दी, बहुत सारी मराहत दी, बहुत सारी इंडस्ट्री को दी, कंज़म्पशन को ग्रो किया, एकदम जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो गई। और आपकी ग्रोथ 5% से 6% की तरफ चली गई और उसमें ये हुआ कि जी आपका एकदम करंट अकाउंट डेफिसिट आने लग गया। फिर आपको आईएमएफ की ज़रूरत पड़ी, इनको कीमतें भी इंटरनेशनल बढ़ने लगी, वो कमोडिटी सुपर साइकिल आने लग गया। तो फिर आप आईएमएफ के पास गए, बड़ी मुश्किल से मना के आपने फिर उन्हें अक्टूबर, नवंबर में लेके आए। फिर उसके बाद फिर तो आप टगर पे फरवरी में टगर में चले थे कि फरवरी में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। वो खान साहब वो शौकत तरीन को कहते हैं कि कीमतें फ्रीज़ कर दो। पेट्रोल की और उसकी और बिजली की थोड़ी-सी कीमत कम कर दो। उस वक़्त वो आईएमएफ से मुआहिदा हुआ था कि हम इसकी कीमतों को तो बढ़ाएँगे, टैक्स वैक्स बढ़ाएँगे। उस वक़्त जो कीमतों के हिसाब से उन्होंने टैक्स को ज़ीरो कर दिया, कोई सब्सिडी नहीं दी। और वो महीने में थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की सब्सिडी हुई, लेकिन उसके बाद वो हुकूमत चली गई। उसके बाद जो नई हुकूमत आई तो उसके तो पाँव से ज़मीन ही निकली हुई थी। वो तो कभी अपने सर पे खड़ी नहीं हो सकी। वो दूसरों की पॉपुलैरिटी देख के और वो तो बौखला सी गई। उसने को पहले 1.5 महीने में जो है वो इतनी बड़ी सब्सिडी दे दी जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसके बाद से चीज़ें फिर सँभली नहीं। एक हमने बड़ी मुश्किल से आईएमएफ का 7वाँ 8वाँ रिव्यू किया, फिर पीछे से वो जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो उसको डार साहब कुछ नहीं करने देते थे, वो बंदा बेहतर था। बट उसको भी पता था ये कुछ हो नहीं सकता, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है, वो ये कहता है। और उसके बाद डार साहब आए, फिर डार साहब आँखों में आँखें डालने लगे, फिर आँखों में आँखें डालते हुए अब वो जो है आईएमएफ उनसे सब कुछ हो रहा है लेकिन उन पे ना वो ट्रस्ट कर रहा है जिसकी वज़ह से अब वो दोस्त पैसे नहीं दे रहे और हम इस नैश पे पड़ गए। तो ये पूरी एक कहानी चली है, ठीक है जी? और ये कहानी जो चली है ना इसमें हर एक बात से चीज़ें नीचे जाती गई हैं और मतलब अब तो ये मज़ाक हो रहा है जो चल रहा है इस वक़्त मुल्क में। सो मतलब सो मुझे तो लगता है इसका ग्रेविटी का अंदाजा ही नहीं है। इस वक्त जो लोग टॉप पे जो लोग इस मुल्क के आर्किटेक्ट होते हैं ना, जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, जो हुँ। चलाते हैं, उन वो बड़े वेल मीनिंग है। उनकी नीयत बहुत अच्छी है, बहुत साफ है, इसमें कोई शक नहीं होगा मुझे। लेकिन उनको अंदाजा नहीं है वो क्या हैंडल कर रहे हैं। ये जो थोड़ा-सा इसमें सियासत लानी पड़ेगी। जो इस वक़्त गवर्नमेंट हमें नज़र आती है, उसका तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई इस किस्म की नीयत है कि इस मुल्क को सँभाला दिया जाए, इसलिए कि उनकी जो हिस्ट्री है, वो हमें नहीं बताती। लेकिन पीछे जो ताकतें हैं, जिनकी वजह से ये यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो लगता है उनको भी नहीं समझ आ रही कि ये ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कितनी है। अगर एग्ज़ैक्टली। अगर उनको समझ आ जाए तो ये जून वाली इलेक्शन डेट ये दे दे, बिकॉज इसके बगैर ऑनेस्टली अली साहब मुझे नहीं नजर आता। आपने क्या, मैंने आर्टिकल जो देखा था, जैम्बिया को 271 दिन हो गए इंतजार करते हुए अपने एसएलए का, श्रीलंका को 193 दिन हो गए हैं, गाना को 92 दिन हो गए हैं। और जिस तरह की आपने बात बताई है कि वो कह रहे हैं कि पहले 6 बिलियन की कमिटमेंट लेके आओ, जब तक नहीं लेके आओगे हम नहीं देंगे। तो अगर वो नहीं आए तो हम भी इसी तरह पड़े रहेंगे और ये गिरता जाएगा सारा मामला। मैं वही कह यही तो होगा, यही होगा, नहीं लाएँगे तो यही होगा। और मुझे तो अब लगता है कि ये पॉलिटिकल जो इतना ये है कि शायद इस चीज़ को छुपाया जा रहा है या क्या जा रहा है, बट
बट ये मुल्क के साथ मतलब इन सबको चाहिए कि कोई बैठ के कोई फैसला करे, ये बड़ा बि- ज़रूरी है, बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। आप सही कह रहे हैं। ये जो है, मतलब आपने जो स्टेटिस्टिक्स दी हैं कि जी ऑटो हमारी जो है वो पूरा 30% नीचे, पेट्रोल 15%, उसकी कंजम्पशन कम हो गई, डीजल की 23%, पावर की 8%, सीमेंट की 17%। ये पूरी आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी। और उसके बाद जब ये टैक्स जो आप तो कह रहे टैक्स बढ़ाने के, ये तो जो लोग टैक्स देते हैं इनके पास पैसे नहीं होने लगे टैक्स देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही होगा और यही हो रहा है कि वो भी टैक्स नहीं देंगे और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो प्राइवेट सेक्टर डिफ़ॉल्ट करता रहेगा। वो बैंकिंग अपने लोन्स पे भी डिफ़ॉल्ट करेंगे, वो टैक्स भी नहीं देंगे, मतलब वो नौकरियाँ भी नहीं रहेंगी, कमाई भी नहीं होगी। ये तो बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल है ना। कम उफ। होती जाएगी, बहुत श्रिंक होता जाएगा मामला। ओए होए होए। अच्छा अजी साहब, ये एक चीज होती है स्टैगफ्लेशन। ये सबसे, जो कहते हैं कि जी सबसे खतरनाक चीज है स्टैगफ्लेशन। ये जरा आसान उर्दू में समझाएं कि स्टैगफ्लेशन क्या चीज है। देखिए जी, एक हाई इन्फ्लेशन है जो मतलब कि 40% कीमतें ज्यादा हो गई, हाई 50। इन्फ्लेशन मतलब कीमतें ज्यादा, ठीक है। कीमतें यह थी कि आपकी साल पहले कुछ चीज़ ₹100 की थी, वो तकरीबन इस वक़्त ₹140-150 की है। ठीक ठीक है। है? और साल पहले अगर आप 1 लाख रुपया कमाते थे, तो आज आप शायद 80,000 कमा रहे हैं या 90,000 कमा रहे हैं। तो आप लाख रुपए में वो ₹100 के हिसाब से चीज़ लेते थे, अब 80,000 में आप 150 के हिसाब से चीज़ ले रहे हैं। तो आपकी तो रियल इनकम तो गिर गई ना। आप जितनी चीज़ें लेते थे, वो आप उसका मतलब आप उस वक़्त जो थे कि अगर से लेट्स से ₹1000 की एक चीज़ थी, ₹100 की चीज़ थी और लाख रुपए कमाते थे, तो आप जो है वो 1000 आइटम ले लेते थे। अब आप जो है वो 500 आइटम ले रहे हैं, तो आप तो ठीक। आधे रह गए। तो ये ठीक। स्टैगफ्लेशन इस तरह से ही होती है कि आप हाई इन्फ्लेशन हो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, लोगों की ग्रोथ कम हो और उस तरह से चलता हो। यानी कि लोग नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, लोगों का कारोबार भी नहीं चल रहा है और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। ओए तो होए इससे होए। ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं होती। ओए होए होए, पैसा भी नहीं, कीमतें भी बहुत हाँ, ज्यादा। तो ये हाँ। तो एक माशरे की तबाही है। और रिसेंटली कौन से ऐसे मुल्क हैं आपकी नजर में जो इससे गुजरे हैं, और वो कोई ऐसी मिसालें हैं हमारे सामने? देखिए जी, आप अभी श्रीलंका में देखें, श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका में ये हो रहा है, ज़ाम्बिया में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। आप फिर स्टैगफ्लेशन के अलावा इस वक़्त हाइपर इन्फ्लेशन और ये वो लेबनान के अंदर देखें, आपको पता है लेबनान $1 का 1 लाख का लीरा है। ठीक है जी। और वो हम्म। ये हाल हो गया तो मतलब उनकी करेंसी तो फारिग हो गई ना। जो उनके हम्म। एसेट्स है करेंसी में जो उनके लोगों के थे वो तो खत्म हो गए ना। तो यहाँ हम्म। मतलब वो इस तरह की सूरत-ए-हाल बड़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल होती है, हार्ड सेट होती है, बहुत सारे मुल्कों में हो रहा है और बड़े मुल्क तकलीफ से गुज़र रहे हैं। तो हमें अपने मुल्क को उस तकलीफ से गुज़ारना नहीं चाहिए। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। इतना बड़ा हम्म। मुल्क कोई नहीं है, 220 मिलियन लोगों का मुल्क है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, कई हम्म। अवाम के हिसाब से। हम्म। और दूसरा इस मुल्क के अंदर लोगों के पास वेपनाइज्ड है ये एक एक तो इसकी मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, सारा कुछ है। उसके अलावा चूंकि यहाँ पे पिछले 40 साल से वो जहाज जहाज खेला जा रहा है तो लोगों के पास वेपन बहुत है और उन्हें इस्तेमाल करना भी आता है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्राइवेट है। तो वो ये जब चीज़ें सब इकट्ठी करते हैं और अगर आपके मुल्क में आज तक उस मुल्क में अनाज शॉर्ट नहीं हुआ। हमारे मुल्क में लोग क्यों पंजाबी और सुकून में बैठा रहता है कि उसका अनाज कभी शॉर्ट नहीं हुआ ना। अनाज उसको मिलता रहे। आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी यील्ड की और व्हीट की और उस तरह नहीं बढ़ रही है, आप वो भी इंपोर्ट करने लग गए हैं। और उफ। आपकी वो यहाँ से स्मगल होके वो इधर उधर चला भी जाता है। अफगानिस्तान जाती है। और आगे क्योंकि चूंकि हम अब कीमत अच्छी देते हैं तो वो सेंट्रल एशिया भी चला जाता है, सारा कुछ चला जाता है। हाँ तो हाँ। अब वो सारा कुछ इस तरह की एक अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल है, कल को अगर वो खाना शॉर्ट हो गया तो क्या होगा? हमें इन दिनों से डरना चाहिए, हमें इन बुरे हालात को ज़हन में रखना चाहिए। आप हिंदुस्तान को देखें, वो क्या खूबसूरत 9% की ग्रोथ रेट पे अब चलता फिर रहा है। हम लोग जो है मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, तो हमें अपने घर को ठीक करना है, हम अपने घर को ठीक किए बगैर नहीं चल सकते। हमें अपने बच्चे को तालीम देनी है, हमारा बच्चा जो स्टंटेड है उसको हमने खाना देना है, हमने तालीम के मेयार को बेहतर करना है। हमारा जो नौजवान है 15 साल से 25 साल के दरमियान, 30 साल के दरमियान उसको वोकेशनल ट्रेनिंग करके काम करने देना है। हमें अपनी एग्रीकल्चर की यील्ड को बेहतर करना है, ये सारा कुछ है और इसमें ओह। सारे आपकी ये लोग पैसा डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी अरब तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए, चाइना आपको है, दुनिया भर से आप मुख्तलिफ सर्विसेज़ यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं।
और उसमें ओहो! लो हैंगिंग फ्रूट हैं और जिसमें आपकी करेंसी के सस्ते होने से ये चीज़ें निकल आएँगी। बट यहाँ पे एक मायूसी का आलम है, इस मायूसी के आलम में लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आपको इस मायूसी के बुत को तोड़ना है सबसे पहले। उस मायूसी के बुत को कैसे तोड़ेंगे? इस ये सवाल। मायूसी मायूसी के बुत को तोड़ने का अली साहब मेरे नज़र में तो आपकी पूरी और जो मैं पिछले देख रहा हूँ अरसे से, उसका तो एक और एक ही पहला कदम जिसको हम कहते हैं, हम जब पीएमए में होते थे, हमारी एक्सरसाइज थी, उसका नाम था पहला कदम, कि जी पहला कदम। पहला कदम मेरी नज़र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी इस मुल्क के अंदर, आप किसी किस्म के बैठ के प्लानिंग नहीं कर सकते कि आगे किस तरह करना है। डंडे से इस मुल्क के अंदर या कोई टेक्नोक्रेट ला के या जबरदस्ती किसी को जेल में डाल के या खाना जंगी करके या ये करके ये मुल्क को आप जला देंगे, राख कर देंगे। मेरी नजर में ऑनेस्टली, मेरी नजर में अगर मैं इस मुल्क का सदर होता या ताकत हो, मैं कहता है पहले से पहले इलेक्शन डेट अनाउंस करो, इलेक्शन करो, जो हुकूमत आती है उसके कान पकड़ो, उससे कहो ये इस्लाहात करना चाहिए। और ये हमारे हाथ में है चीजें जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी जबरदस्त इसकी इनके इसके अंदर लोग हैं, उनकी समझ इतनी है, बूझ इतनी है, उनका उनके दिमाग इतने जबरदस्त है, हर चीज है। अली आप जैसे देखे ना, आपने कितनी आसानी से बता दिया क्या कर सकते। बहरहाल जी, इसको ये तो करना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा नो ब्रेनर है, बट वो अब उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, कुछ लोगों की क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं। देखिए, हुकूमत की इनसिक्योरिटी तो समझ आती है, अवाम की जो पॉपुलैरिटी है, जो सर्वेज़ आ रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं। अब बाकी इंस्टीट्यूशंस की क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या है, वो आप बेहतर हम्म, समझते हैं। कि हम्म, वो चीज़ें तो लग रही हैं ना, मतलब जो रियलिटी, मेरे ख्याल में जो रियलिटी है ना, उस रियलिटी से भागना मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल मतलब ये सही। रियलिटी कि पिछले को 8-10 साल से वो जब मेरे ख्याल में बेनज़ीर के डेथ के बाद से पंजाब के अंदर रियलिटी चेंज हो रही है। एक सिविल, एक थोड़ी सुप्रीमेसी की जो है ना, वो एक आई है। उसको जिस लीडर ने भी कहा है, उसके साथ आए, खान साहब के साथ लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। पर लेकिन एक 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 ये एक एक जो जो हार्ट है ना, वो ये कहता है कि यार, मतलब ठीक है, वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू हैव मोर प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। हाँ प्राइवेट सेक्टर को स्पेस हो, और आप, और दूसरा, आप सिविलियन गवर्नमेंट को स्पेस दें और उसमें से इवॉल्व करें चीजों को। एक थर्ड ईयर डेवलप करें, नए लीडर बनाए, एक एवोल्यूशन प्रोसेस है जिससे हम निकलेंगे। हम अगर इस तरह से पिक एंड चूज करके वो उनको किसी की करप्शन को दे दिया, किसी की वीडियो बना दी, मतलब उसको रख के, मतलब ये इस तरह नहीं चीजें चलती, ये नहीं ये चल रहा, ये तो बचकाना चलती। बहुत ही बेहुदा, पता नहीं 14वीं 12वीं सदी के ये सोच है। अली खिज़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी क्लैरिटी से ऑनेस्टली मुझे भी नहीं समझ आई कि मुझे पहले नहीं समझती कि क्या हालात हो सकते हैं। और दो सिनारियोज हमने देखती हैं, एक फलता फूलता पाकिस्तान अगर इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई और आगे प्लानिंग हो गई, और एक कोयले में राख जैसा पाकिस्तान अगर इस तरह की इन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला। बहुत बहुत शुक्रिया अली। मैं इंशाल्लाह आपको जहमत देता रहूंगा, अगर आप बुरा ना मनाएं। आई थिंक यू आर गोइंग टू पीपल विद गोइंग टू लव व्हाट यू आर सेइंग। अगर आपकी इजाजत हो, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू मेहदी साहब, और आपके जो सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, आपने अली खिज़र साहब को सुना, देखिए कितनी क्लैरिटी है, जवान है माशाल्लाह, इतना ब्रिलियंट माइंड है। और पाकिस्तान के पास दो रास्ते जो मैंने बताया, बस दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो एक अच्छी सोच रखने वाले और एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले जो लोग हैं, जो पाकिस्तान को फलता-फूलता देखना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगली नशिस्त तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।